दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। बिहार की राजनीति में अब तक चर्चा चल रही थी नीतीश कुमार पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे। अब वो मामला लगता है कि सुलझ गया है कि वो नहीं पलटेंगे। अब बहुत सारे जो मीडिया कर्मी हैं, बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे जो अखबार नवीस हैं और टेलीविज़न चैनलों के लोग हैं, अब बिहार से उनको एक दूसरा बड़ा मसला म मिल गया है। बड़ा मसालेदार है ये भी और वो ये है कि प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में बिल्कुल पुच्छल तारे की तरह उभरे हैं। और वो पहले भी जब वो कवायद कर रहे थे, अपनी तमाम अभियान चला रहे थे, सियासी कवायद कहिए, उस समय भी वो काफ़ी चर्चा में थे। जन स्वराज अभियान, फिर उन्होंने पार्टी बनाई तो उन्होंने तरह-तरह के लोगों को उससे जोड़ा और ऑल ऑफ सडन उन्होंने घोषित किया कि उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी, बाई इलेक्शंस। लोग आम तौर पे कोई पार्टी बनाते हैं तो आम चुनाव में उतरते हैं, लेकिन वो बाई इलेक्शन में उतर गए। बहुत बुरी हार हुई उनकी हुई, लेकिन बहरहाल उनके पास ताकत है और धन की ताकत तो गजब की है। वो देखने से भी लग रहा है जिस तरह से उनके एक्सपेंसेस हैं और जिस तरह का उनका हाई-फाई कैंपेन है, उससे भी लगता है बिहार के स्टैंडर्ड को अगर देखा जाए तो वाक़ई वो काफ़ी एक समृद्ध राजनेता के तौर पे उभर रहे हैं। दोस्तों, इस बीच में प्रशांत किशोर को लेकर तरह-तरह की और बातें उभर रही हैं और इसलिए उभर रही हैं कि उनके साथ बिहार में लोग कौन से हैं? कौन लोग हैं जो उनके इर्द-गिर्द हैं? पहले उन्होंने साबित करने की कोशिश की कि सबाल्टर्न सेक्शंस यानी दलित, उत्पीड़ित ओबीसी समाज के लोग भी उनके साथ हैं। उन्होंने एक वंचित समाज के व्यक्ति को अपनी पार्टी का अध्यक्ष बनाया। लेकिन बात इससे नहीं है, जो लोग उनके पीछे दिखाई दे रहे हैं, जो लोग उनके कैंपेन को लीड कर रहे हैं, जो लोग उनको मदद कर रहे हैं, वे कौन हैं? अभी उनकी एक वैनिटी वैन को लेकर काफ़ी चर्चा है और बताया जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद रह चुके, कई और पार्टियों में भी वो रहे हैं और मतलब बिहार के बहुत बड़े जमींदार घराने के एक बड़े नेता, एक बड़े समृद्ध व्यक्ति उनके परिवार से जुड़ी कोई कंपनी है, उसके ज़रिए वो वैनिटी वैन आई है। मीडिया में ऑलरेडी आ चुका है और जिसको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया है प्रशांत किशोर जी ने या उनकी पार्टी ने, हम उन्हीं बातों को परोस रहे हैं, आपके सामने रख रहे हैं। तो आखिर ये एक नया किरदार है। अब जैसे बार-बार वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको जेपी की तरह एक नेता के तौर पे, जन आंदोलन के नेता के तौर पे ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के मामले में जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, उसमें उस रूप में उनको पेश किया जाए। मीडिया में भी एक सेक्शन ऐसा है जो उनको उसी रूप में पेश करने की एक नाकाम कोशिश कर रहा है। लेकिन जेपी और उनमें बहुत ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। जेपी तो स्वाधीनता आंदोलन के नेता थे। उनकी राजनीति को आप गलत सही कुछ भी कह लें, लेकिन एक स्ट्रगल से आए थे, ज़मीन की लड़ाई लड़े थे, जेलों में रहे थे। अब ये जो प्रशांत किशोर हैं, वो उनका किरदार बिल्कुल अलग है, बिल्कुल ही अलग है। अब वो जेपी ने भी इस तरह से वैनिटी वैन में कभी नहीं अपने को उनको भी नहीं सौभाग्य मिला होगा कि इसका इस्तेमाल करें, वैसे भी दौर अलग था। लेकिन ये वैनिटी वैन की चर्चा इसलिए ज़्यादा हो गई है कि दोस्तों ये आम तौर पे बॉलीवुड में जो बड़े-बड़े अभिनेता हैं, बहुत बड़े-बड़े अभिनेता, वो जब शूटिंग कर लेते हैं अपनी पूरी, तब उसमें जाकर के और आराम करते हैं। फिर वो दूसरी जो पारी शुरू होती है शूटिंग की, उसके लिए अपने को तैयार करते हैं। तो श्रीमान प्रशांत किशोर ने वैसी ही वैनिटी वैन गांधी मैदान में लगा दी। हमने इसके पहले बसों में नेताओं को घूमते देखा है। एक खास ढंग की बस होती है, गाड़ी होती है, उसमें बोलने का माइक लगा होता है और सुविधाएँ होती हैं। लेकिन ये तो 5 स्टार नुमा एकदम वैनिटी वैन है, जैसा कि दिखाया गया है। और पत्रकार जब पूछ लेता है कोई, तो उससे भिड़ पड़ते हैं। इतने क्रोधित हो उठते हैं कि आम तौर पे राजनेताओं को ऐसे क्रोधित नहीं होना चाहिए। और उन्होंने देखा मैंने कि एबीपी एक चैनल है, मैं नाम लेकर कह रहा हूँ क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण उस महिला संवाददाता ने कुछ बातें कही उनसे और उस महिला संवाददाता से लड़ गए और उसको उन्होंने कोसना शुरू किया, उसको ये भी पूछना शुरू किया कि आप कौन होती हैं ये सब पूछने वाली वगैरह-वगैरह और तुम तड़ाक भी हुआ उसमें। ये मुझे लगता है कि यह एक राजनीतिक आचरण नहीं है। तो क्या प्रशांत किशोर एक ब्यूरोक्रेटिक ढंग का दिमाग लेकर राजनीति कर रहे हैं? क्या उनके अंदर जो एरोगेंस है वो राजनीति में उनके रास्ते में रोड़ा बन रहा है?
तो आखिर इस एरोगेंस और इस तरह का ब्यूरोक्रेटिक जो मिजाज उनका है और राजनीति में जो महत्वाकांक्षा है, वो उनको किधर बिहार की राजनीति में लाएगी? कौन लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि प्रशांत किशोर बहुत आगे जाएँ और बिहार को लीड करें एक तरह से? हम इन्हीं विषयों पर आज बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं बिहार के बहुत जाने-माने वरिष्ठ पत्रकार और अच्छे कमेंटेटर देश के हेमंत कुमार। हेमंत जी, आपका स्वागत है। मैं आपसे बस समझना ये चाहता हूँ कि प्रशांत किशोर के राजनीतिक किरदार को लेकर और जो गतिविधियां बिहार में हो रही हैं उनके इर्द गिर्द, उनको लेकर आप कैसे देख रहे हैं? आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? जी धन्यवाद। प्रशांत किशोर को लेकर के जो कल बिहार में पूरा घटनाक्रम हुआ, जो गतिविधियां हुई, उसने बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं और वो सवाल ही एक तरह से प्रशांत किशोर को लेके किरदार को लेकर के बिहार की राजनीति में जो सवाल उठ रहे हैं, वो कल के ढेर सारे सवाल जो है उसका जवाब की तरह मुझे दिखाई देते हैं। जैसे कि ये मुझे अभी तक याद नहीं है कि किसी व्यक्ति को कोर्ट ने जेल भेजने का आदेश किया और वो जेल के मुहाने पर से वापस आ गए। अब पता नहीं इस तरह का ये ऐसा सीन तो आमतौर पर फिल्मों में दिखाई देता है। जब कोई इस तरह का की कहानी गढ़ी जाती है फिल्म की, तो उस वहां दिखाई देता है। तो प्रशांत किशोर जी को प्रतिबंधित क्षेत्र गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे बैठने की इजाजत भी मिली। 3-4 दिनों तक वो वहां रहे भी। उसके बाद उनको जेल भेजने का आदेश हुआ, तो वो आदेश भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, वो नहीं, वापस जेल के सवाल इस मुहाने। बात का है, मैं यही समझना चाहता हूँ और उसमें मैं समझता हूँ कि कानून और पुलिस के पेच में हम ज्यादा ना फंसे, उनके राजनीतिक किरदार पर बात करें कि क्या उनको आदेश जेल भेजने का हुआ था या जेल भेजने का कोई पेपर ही नहीं था? ये भी कुछ लोग कह रहे हैं कि पेपर ही नहीं था। तो पटना के अखबारों में तो आज खबर जरूर छपी होगी और आप तो स्वयं वहां पर हैं, तो आप ज्यादा डिटेल जानते होंगे। बिल्कुल संक्षिप्त टिप्पणी करके फिर हम लोग पॉलिटिकल एस्पेक्ट पर जी आएंगे। बिल्कुल, मैं बस वो थोड़ी सी चर्चा उसकी करना चाह रहा था। उसमें हम लोगों को ये नहीं देखना है कि कागज था या नहीं था। कागज नहीं था तो वो पुलिस जाने क्यों नहीं लेकर के पुलिस गई थी वहां पर, उनका मेडिकल हुआ या नहीं हुआ, वो सब अलग मसला है। मसला ये है कि ये प्रकरण बताता है कि प्रशांत किशोर को अपर कास्ट ब्यूरोक्रेसी, अपर कास्ट डोमिनेटेड मीडिया का भरपूर समर्थन मिल रहा है। वह सवाल उठता है कि जो बीजेपी का कट्टर समर्थक जनाधार जो है, बीजेपी आरएसएस का कट्टर समर्थक जो जनाधार है, वह क्यों प्रशांत किशोर पर फिदा है? क्या वो बीजेपी से नाराज है या उस कोई रणनीतिक लाइन उसने ली हुई है? तो मैं समझता हूं कि वह रणनीतिक लाइन ही है। जो रणनीतिक लाइन नीतीश कुमार के साथ अपर कास्ट का एक हिस्सा ले रखा है, वही लाइन यहां पर लिया जा रहा है। उसके पीछे मकसद ये है कि जो मैं समझता हूं कि बिहार में जो स्पेस है नीतीश कुमार का, उस स्पेस को कम किया जाए। ये प्रयोग बीजेपी ने पिछले बार भी किया था 20 के चुनाव में चिराग पासवान के जरिए, और ये एक दूसरा प्रयोग उसमें उसके किरदार प्रशांत किशोर मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो बीजेपी के इस प्रयोग को सफल करते हुए देखेंगे। लग रहा है कि वो ऐसा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये इसके पीछे कारण ये भी है कि एक तो जो उनके जो फंडिंग का सवाल है, उनके पास जो सुविधाएं हैं, वो सारी बातें हैं। लेकिन पूरे उनकी पूरी पॉलिटिक्स को, पूरे उनके कैंपेन को, जिस तरह के जनसमूह का, जिस सामाजिक आधार का, जिस सामाजिक लोकेशन का जो सब समर्थन मिल रहा है, उस समर्थन को लेकर के सवाल खड़ा हो रहा है। और उसमें जो जैसे जैसे आज कल जो कुछ हुआ, उसमें मैं मानता हूं कि जो प्रशांत किशोर का जो सोशल कैपिटल है, जो निश्चित रूप से जाति से ही आता है, वह कैपिटल, वो कास्ट कैपिटल है, वो सोशल कैपिटल है। और उसने एक तरह से बड़ा रोल प्ले किया। अन्यथा कोई नेता जेल के मुहाने से लौट करके चलाएगा, इन तकनीकी वजहों से ये मुझे नहीं दिखाई देता है। दूसरी बात कि उन्होंने कल पहली बार सीपीआईएमएल की प्रशंसा की कि हमारी असहमति है उनसे, लेकिन उन्होंने बीपीएससी के मुद्दों पर आंदोलन किया, सड़क पर उतरे उनके लोग, उन्होंने प्रशंसनीय काम किया। लगे हाथ उन्होंने बीजेपी की निंदा भी की और कहा कि भाजपा के लोग सत्ता की मलाई खा रहे हैं, नीतीश कुमार के भ्रष्टाचारी इसमें शासन में, और वो लोग
मुंह बंद कर रखा है उन लोगों ने। तो एक आलोचना भी उन्होंने रखी वहां, लेकिन ये पूरा मुझे लगता है कि एक अवसर उनके सामने था ये कहने के लिए, क्योंकि उनको लंबे समय से वो सफाई नहीं दे पा रहे थे कि हम दूसरों की प्रशंसा नहीं कर सकते हैं और भाजपा की निंदा नहीं कर सकते हैं। वो दोनों काम उन्होंने लगे हाथ किया, लेकिन इससे भी बात बनती हुई दिखती नहीं है, क्योंकि बिहार में जो जिन चीजों को आप बदलने की बात करते हैं, तो क्या वो सिर्फ मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना है? क्या वो नाम पार्टी का बदल जाए कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में नहीं, भाजपा के नेतृत्व में कोई सरकार बने, भाजपा का कोई मुखिया बने? तो अगर आप समाज बदलने के एजेंडे पर काम कर रहे हैं, तो समाज बदलने का एजेंडा आज की तारीख में निश्चित रूप से रोजी रोटी का सवाल महत्वपूर्ण सवाल है, जो राष्ट्रीय स्तर का सवाल है, और निश्चित रूप से सांप्रदायिकता का सवाल भी बहुत बड़ा सवाल है। इन सवालों को प्रशांत किशोर जी एड्रेस नहीं करते हैं, और ऐसे में मुझे जनकवि बाबा नागार्जुन का एक इंटरव्यू, उन्होंने जब संपूर्ण क्रांति आंदोलन से उनका मोह भंग हुआ था, तो उन्होंने एक इंटरव्यू में जो बात कही थी, वह बात आज प्रशांत किशोर पर फिट बैठती हुई दिखती है। मैं उस 4 लाइन का वो है उसमें महत्वपूर्ण हिस्सा, मैं उसको पढ़ करके आपको सुनाता हूं और बात फिर आगे बढ़ेगी। उसमें नागार्जुन कहते हैं, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चलने वाले आंदोलन के वर्ग चरित्र को मैं अंध कांग्रेस विरोध के प्रभाव में रहने के कारण नहीं समझ पाया। संपूर्ण क्रांति की असलियत मैंने जेल में समझी। सिवान, छपरा, बक्सर की जेलों में संपूर्ण क्रांति के जो कार्यकर्ता थे, उनमें 80% जनसंघी और विद्यार्थी परिषद वाले थे। सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता दाल में नमक के बराबर थे और भालोद के कार्यकर्ता दाल में तैरते हुए जीरे के बराबर। औद्योगिक और खेत मजदूर न के बराबर थे। हरिजन, जो उस समय उस पर पाबंदी नहीं थी, हरिजन भी इक्के दुक्के ही थे। यह सब देखकर मैं समझ गया यह आंदोलन किन लोगों के हाथ में है। ये शाश्वत सत्य की तरह है। नागार्जुन का वो कही गई वह बात, उनका वो इंटरव्यू, कि किसी भी आंदोलन को जज करने के लिए उसमें समाहित सामाजिक समूहों, चेहरों को पहचानने की जरूरत होती है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि ये पूरा ब्यूरोक्रेसी, ये पूरा भाजपा समर्थक जमात क्यों फिरा है? क्योंकि आप देखेंगे कि उसमें जो पूरा जो पोटेंशियल है वो ये दिखाई देता है कि वो कट्टर आरएसएस और कट्टर भाजपा समर्थक है, और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर बिल्कुल ही विरोध में खड़ा है। और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर प्रशांत किशोर भी कुछ बोलने के बदले में सामाजिक न्याय की जो ताकतें हैं उनका मखौल उड़ाने में ज्यादा आगे रहते हैं। जाति जनगणना का सवाल हो, आरक्षण का सवाल हो, इन सवालों को एड्रेस नहीं करते हैं। जी मेमन जी, मैं ये समझना चाहता हूं आपसे कि आप कह रहे हैं कि श्रीमान प्रशांत किशोर के इर्द गिर्द जो एक अपर कास्ट जो मोबिलाइजेशन है, और उसमें भी ऐसे लोग हैं जो प्रो बीजेपी हैं, तो भारतीय जनता पार्टी अपने ही जनाधार को प्रशांत किशोर की तरह क्यों ट्रांसफर करना चाहेगी? या जो लोग या जो समूह भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक हैं वैचारिक तौर पे, वो फिर एक बीजेपी, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जैसे कुशल नेता, बड़े नेता की अगुवाई वाली पार्टी को छोड़कर वो फिर प्रशांत किशोर की एक छोटी जन सुराज की तरफ फिर क्यों आ रहे हैं? ये क्या, इसके क्या पीछे कहानी है? जी, बहुत अच्छा सवाल है, और ये निश्चित रूप से मेरे जहन में भी यह सवाल था, और मैं इसका उत्तर ढूंढने की मन ही मन में कोशिश कर रहा था, और संजोग से जो मैंने उत्तर तलाशा है, शायद आपको भी वो बात समझ में आए। मुझे लगता है कि जो प्रयोग ये कर रहे हैं, उस प्रयोग का के पीछे ये दिखाई दे रहा है कि जब ये कहते हैं कि पूरे बिहार में हम अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे, तो निश्चित रूप से जो नीतीश कुमार और बीजेपी का जो अलायंस होगा, उस अलायंस के उम्मीदवार के खिलाफ भी ये उम्मीदवार देंगे ये। लेकिन उस समय देखने वाली बात ये होगी कि नीतीश कुमार की पार्टी का उनके सिंबल पर लड़ने वाले लोगों के उम्मीदवारों के खिलाफ किस तरह के उम्मीदवार ये दे रहे हैं। अगर इसको आप समझ जाएंगे तो उसके बाद तो आपको समझ में बात आएगी, क्योंकि तब होता है वोट ट्रांसफर का। तो जो वोट
टैक्टिकली नीतीश कुमार के साथ है अपर कास्ट का वोट, उनके साथ एक अपर कास्ट का वोट भी है जो टैक्टिकल जो और लीडरशिप भी है उसका जो टैक्टिकली उनके साथ है, जिसको हम लोग कहते रहे हैं। तो वो जो टैक्टिकल जो अलायंस है उनके साथ, वो उस दौरान चुनाव में वो शिफ्ट करेगा। वो देखेगा कि पोटेंशियल प्रशांत किशोर के उम्मीदवार में कितना है, तो वो नीतीश कुमार के उम्मीदवार को वोट करने के बदले इधर शिफ्ट होगा। ये व्यूह रचना यहाँ है, और इससे ये होगा कि नीतीश कुमार का स्कोर रेट जो है वो कब स्ट्राइक रेट जो है वो नीचे जाएगा, और ये जितना भी स्ट्राइक करेंगे, जो भी कुछ हासिल करेंगे, वो नीतीश कुमार में माइनस होगा और बीजेपी के लिए प्लस होगा। ये मुझे जैसे पिछली बार चिराग पासवान को एनडीए से अलग लड़ा करके बीजेपी ने फायदा उठाया था, आपके हिसाब से? जी आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल, ये इस तरह का एक प्रयोग है जो जिससे इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो टैक्टिकल अलायंस वहां ज्यादा प्रभावी होगा जहां अपर कास्ट के वोट से जीत हार का तो निर्णय हो जाएगा, लेकिन उसमें जो बाकी जातियों का जो वोट है वो ज्यादा प्रभावी है। लेकिन जो अपर कास्ट का जो पूरा ये सोशल जो ये है, उसमें जो प्रभाव है वो वोटों को कैसे प्रभावित करता है, कैसे मोबिलाइजेशन करता है, कैसे माहौल खड़ा करता है, ये क्वालिटी उनके भीतर है। तो वो एक बड़ा वोट बैंक को भी अपने साथ जोड़ लेने में, इस नाम पर कि वो रोजगार का सवाल है, शिक्षा का सवाल है, जो सवाल जनता के सवाल हैं, लेकिन उन सवालों को हल करने के नाम पर, उन सवालों को चैंपियन बनाने के नाम पर ये चीजें लाई जाएगी। एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर जी ने अभी हाल में ही 10 दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि आंदोलनों से दुनिया में कुछ नहीं बदला है। वो प्रशांत किशोर जी अब कह रहे हैं कि मेरा अनशन जारी था, जारी है, जारी रहेगा, और इस आंदोलन में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी भी शामिल हों, इसकी अगुवाई करें प्रशांत किशोर और जन स्वराज उनके पीछे चलेगा। आप इस बात को समझ लीजिए कि आंदोलन की ताकत उनकी समझ में आ गई है, और इसका प्रशांत जी इसका मजा ले रहे हैं। उनको लग गया है कि ये जो एजेंडा है, अब तक तो हम बिहार की तीर्थ यात्रा कर रहे थे और उपदेश दे रहे थे लोगों को, इससे ज्यादा वो नहीं कर रहे थे। वो लोगों को आंदोलित नहीं कर रहे थे, वो बिहार में घूम रहे थे तंबू कनात लेकर के, और जहां वहां उनका लश्कर रुकता था वहां पर उन लोगों को किसी समाज सुधारक और किसी उपदेशक की तरह भाषण कर देते थे। वो राजनीतिक भाषण ही होता था, लेकिन उसमें क्रॉस कुछ नहीं होता था, उसमें कोई दूसरा मंच पर नहीं। हेमंत जी, समय कम है, मैं बस दो छोटे छोटे सवाल पूछकर अपनी बात खत्म करूंगा और आपका जवाब भी संक्षिप्त हो। ये कि बीजेपी, कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल, अगर दोनों के नेताओं से वो कह रहे हैं, तो ये नेता इस पूरे प्रकरण पर, बीपीएससी के प्रकरण पर, ये क्या आपको लगता है कि उतने सक्रिय नहीं है ये दोनों दल? नहीं, इसमें किसी भी दल की सक्रियता पर संदेह नहीं किया सकता है। समान रूप से आरजेडी, समान रूप से बीजेपी, ये कांग्रेस, ये लोग सक्रिय रहे हैं, और सीपीआईएमएल ने इसमें सबसे ज्यादा पहलकदमी की, और वो लगातार उसके छात्र संगठन, उसके युवा संगठन, उसके विधायक लगातार सक्रिय रहे। किसी दल को आप ब्लेम नहीं कर सकते हैं। निष्क्रिय और मौन अगर कोई रहा है तो बीजेपी के लोग रहे हैं। उनका मौन सबसे अधिक मुखर दिखाई दिया है कि वो मौन है, और ये सब लोगों ने इसको रेखांकित किया था। तो ये इनकी भूमिका पर सवाल नहीं खड़ा। प्रशांत किशोर जी ने क्या किया, उनके ऊपर आरोप ये लग रहा है कि उन्होंने हाईजैक किया। ये स्टूडेंट मूवमेंट का, यूथ मूवमेंट का की अपनी उसकी अपनी गति होती है। उसको अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी लीड करने लगता है तो वो एक तरह से बिखर जाता है। उसको पहले उसका जो पोटेंशियल है उसको अपने पूरे शबाब पर आने देना कोई पॉलिटिकल पार्टी चाहता है कि वो पूरे अपनी ताकत पर, अपने एजेंडे पर आगे बढ़े। उसके बाद में वो राजनीतिक आंदोलन में तब्दील हो, राजनीतिक पार्टियों शामिल। लेकिन इसमें बहुत ही प्राइमरी लेवल पर इनकी एंट्री ने एक तरह से छात्रों को निराश किया। वहां हुआ तो कुछ नहीं। अब इसमें ये उनका जो अपना एजेंडा है, बिहार को बदलने का एजेंडा, उस एजेंडे पर बात करने लगे। अब बीपीएससी की बात नहीं हो रही है। तो ये सवाल उनसे पूछा जा सकता है कि आप जो कर रहे हैं उसमें अब तो आपने उसको एक लॉन्चिंग पैड की तरह इस्तेमाल किया कि अब बिहार को बदलने का एजेंडा आप सामने लेकर के आ रहे हैं।
लेकिन आप कह रहे हैं कि उनसे सवाल पूछा जाए। सवाल इस बात का है कि जो लोग सवाल पूछ रहे हैं उनसे वो नाराज हो जा रहे हैं। जैसे हमने देखा एबीपी का एक मैंने देखा एक उनका एक यूट्यूब पर, तो वो एक महिला पत्रकार उनसे कुछ सवाल पूछ रही हैं और बहुत विनम्रता से पूछ रही हैं, बल्कि हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में वो बोल रही हैं। लेकिन वो इन पर इतने नाराज हो जाते हैं कि वो उनके साथ बहुत अजीब तरह की भाषा में बात करते हैं और ऐसा लगता है कि ह्यूमिलिएट कर रहे हैं लगातार उस महिला पत्रकार को। तो एक तरफ तो मीडिया का इतना मैसिव सपोर्ट उनको है, प्रशांत किशोर जी को, और केवल पटना में नहीं है, दिल्ली में भी है। और मैं आपने सीपीआईएमएल का नाम लिया कि उन्होंने बहुत बीपीएससी के इस आंदोलन में बहुत काम किया है, लेकिन उनका तो कहीं नाम ही नहीं है, कहीं किसी मीडिया में नाम नहीं है, मैंने नहीं देखा मेन स्ट्रीम में। लेकिन प्रशांत किशोर मीडिया में छाए हुए हैं, इसके पहले भी और बीपीएससी आंदोलन के दौरान भी। तो फिर वो उपेक्षा मीडिया की बात कर्मियों आपने से, की, तो मैं एक तो और मीडिया बात बताना नहीं चाहता नहीं, हूँ। मेरा सवाल है कि मीडिया कर्मियों पर फिर वो इतने गुस्सा में क्यों हो जा रहे हैं जब उनको मीडिया का इतना सपोर्ट है? तो देखिए, मीडिया कर्मियों से उनका अपनापा ऐसा है कि वो उनके साथ ये लपड़ थप्पड़ भी करेंगे तो मुझे लगता है कि उनको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि वो जो अपनापा है वो सोशल लोकेशन का अपनापा है। इसको इस रूप में देखिए, उनको उनके लिए ऐसा नहीं है कि वो प्रशांत किशोर जी से नाराज हो जाएंगे, उनका बहिष्कार करेंगे, बल्कि उनके ऊपर अगर फिदा है तो उनकी बदतमीजियां भी उनको कबूल होंगी, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि वह सोशल लोकेशन का से जुड़ा हुआ मसला है। एक दूसरी बात मैं कह रहा था, जो उपेक्षा की बात आपने कही, मैंने जो कल मार्क किया कि जब प्रशांत किशोर जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे, जेल जेल न जाने से जब बच गए तब यहाँ आए, अपने जो उनका जो एनके सिंह और उदय सिंह के इसमें अहाते में जो उनका पूरा ये लश्कर रहता है वहाँ, तो उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक तो बहुत धक्का मुक्की हो रही थी, और जब वो बैठने लगे तो उनके बगल में एक वकील साहब बैठे और एक बगल में और कोई दूसरे सज्जन थे। तो मेरी निगाहें उनके अध्यक्ष को खोज रही थी कि उनके अध्यक्ष जी कहाँ हैं, मनोज भारती जी। तो बहुत 5 मिनट के बाद पीछे से एक छोटा सा चेहरा झांकता हुआ भीड़ के बीच से दिखाई दिया मुझे, तो मुझे लगा कि शायद यही है। उसके बाद वो उन्होंने भीड़ में घुस करके आगे आने की कोशिश की, तो कुछ लोगों ने उनको रास्ता धीरे धीरे दिया, और जब वो प्रशांत किशोर की पीठ के करीब पहुंचे तो किसी ने शायद कहा कि अध्यक्ष जी आ गए हैं। तो अध्यक्ष जी के बैठने के लिए वहां कोई कुर्सी नहीं थी, क्योंकि प्रशांत जी उनके बगल अगल बगल की कुर्सियों पर लोग बैठे हुए थे और कोई कुर्सी छोड़ने को तैयार भी नहीं था। तो प्रशांत किशोर ने शायद मौके की नजाकत को भाफा और उन्होंने खड़े होकर के कहा कुर्सी दो, कुर्सी दो। तो एक कुर्सी मंगाई गई, वो उछाल करके, क्योंकि भीड़ इतनी थी कि कुर्सी नीचे से नहीं आ सकती थी, तो उछलती हुई कुर्सी आई, लेकिन उस कुर्सी को लगाने तक की जगह नहीं थी वहां पर। किसी तरह लोगों ने बिना उठे हुए थोड़ा अपने बदन को दाएं बाएं सरका करके एक कुर्सी लगाने तक की जगह बनाई, अध्यक्ष जी जाकर बैठे, और अध्यक्ष जी पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैमरे के फ्रेम से बाहर थे। जब प्रशांत किशोर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म की तो उसके बाद उन्होंने लोगों का आभार व्यक्त किया, जिसमें अपने अध्यक्ष का भी आभार व्यक्त किया कि करकराती ठंड में फलाने ढकाने और हमारे अध्यक्ष भी बैठे हुए थे गांधी मैदान में। उस समय कैमरे ने मनोज भारती के चेहरे पर फोकस किया, बस फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के लिए। तो मनोज भारती जी के बारे में जो उन्होंने कहा था कि ये दलित हैं और विद्वान भी हैं, तो दलित और विद्वान अध्यक्ष महोदय कि ये स्थिति जो है वो चुनाव प्रचार के दौरान भी पूरे बिहार ने देखा, उसकी चर्चा हो रही थी कि अध्यक्ष को कोई अहमियत नहीं मिलती है, और कल भी लोगों ने देखा। तो जो मैंने वो नागार्जुन की जो बात कही उसको ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखने की जरूरत है, तब ये जो पूरा छद्म है जो बदलाव की जो बात, जो क्योंकि समाज को बदलना जरूरी है, राजनीति और समाज को बदलना जरूरी है, लेकिन उस बदलाव में बहुत छद्म भेषधारी लोग अगर आते हैं तो उनकी शिनाख्त अगर नहीं होगी तो लोग फिर ठगे जाएंगे। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन, तो क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर जी जो कई पार्टियों के साथ काम कर चुके हैं और सबसे पहली शुरुआत उन्होंने बीजेपी के साथ की थी गुजरात में, तो आज की तारीख में जब वो आंदोलनकारी के रूप में उभरना चाहते हैं, एक नई पार्टी के कर्ता धर्ता के रूप में उभरना चाहते हैं,
तो उनका एजेंडा, क्या आपको लगता है कि बीजेपी का सहयोग करना, या बीजेपी उनको एक तरह से यूज कर रही है, या वो बीजेपी को यूज कर रहे हैं ताकि वो बड़े नेता बनकर उभर जाएं बिहार में? क्या आपका असेसमेंट क्या है? बीजेपी को वो यूज तो नहीं कर रहे हैं, बल्कि बीजेपी उनसे अपने कुछ काम, कुछ प्रश्न सॉल्व करवा रही है। जो अनसुलझे सवाल हैं वो बीजेपी खुद सॉल्व नहीं करके इनको सॉल्व करने के लिए बीजेपी ने दिया है। और बीजेपी की यह बहुत बारीक राजनीति होती है, जब कुछ सवाल वह खुद सॉल्व कर देती है, कुछ सवालों का जवाब वो दूसरे से दिलवाती है। तो मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर जी को यह इन सवालों का, बिहार में जो बहुत सारे सवाल हैं, जैसे कि नीतीश जी भी बहुत बड़े सवाल हैं, उनको सॉल्व करने का जिम्मा इनको दिया गया है। क्योंकि नीतीश जी ने के बारे में जो कहा जाता है, उन्होंने जो लगातार 2 दिनों से बयान दिया कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, यहाँ हूँ, लेकिन उनके बारे में अब बात आ गई है। क्योंकि मैंने कहा था, और वो बात सही साबित हुई, कि उनसे कहवाया जा रहा है। और कौन कहवा रहे हैं? तो उनमें संजय झा का नाम आ गया। संजय झा अमेरिका में थे, वहां से लौट करके आए हैं। उसके बाद नीतीश जी की भाषा बदल गई है, वो दूसरी बात बोलने लगे हैं। तो ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है, इसमें बीजेपी को जो इच्छा है कि अपनी सरकार हो, अपना मुख्यमंत्री हो, तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए तो नीतीश जी को सामने रखना भी है। लेकिन कैसे रखना है? उनको एक पुतला की तरह रखना है, एक ऐसा पुतला जो कि हरकत तो करता है लेकिन निर्णय नहीं लेता हो। तो ऐसा ये रखना है। और एक ऐसे सक्रिय व्यक्ति को भी जिम्मेवारी देनी है जो कि हमारे लिए वोट जुटा दे, हमारे लिए कुछ सीटें ले आए। अब भले ही अपने नाम पर ले आए, अपने सिंबल पर ले आए, लेकिन जब जरूरत हो तो उसका हम इस्तेमाल करें। बीजेपी अपने लोगों को दूसरे के सिंबल पर चुनाव लड़वाती है और अंत में पाला बदलवा लेती है। तो बिहार में हुआ है, मुकेश सहनी के साथ क्या हुआ? सारे के सारे उनके विधायक चले गए, कोई यहाँ नहीं टिका इनके पास। मुकेश सहनी बिल्कुल नायाब उदाहरण है इसके। तो इस प्रयोग की कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि ऐसा भी प्रयोग हो सकता है कि आदमी हमारा, सिंबल तुम्हारा, जब जरूरत हो तो आदमी हमारा हमारे पाले में आकर खड़ा हो जाए। तो ये जो उदाहरण है, इस उदाहरण के जरिए समझा जा सकता है। तो लेकिन प्रशांत किशोर जी मुकेश सहनी नहीं है। प्रशांत किशोर जी बहुत ऊंची चीज है। तो उनके साथ डीलिंग कुछ दूसरी हुई होगी कि आगे क्या करना है, आगे आपकी भूमिका क्या होगी, कैसे भूमिका तय होगी आपकी। तो जो उनसे सवाल पूछा गया था कि क्या बिहार में किसी ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं आप? तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री तो कोई बन सकता है, इसमें क्या दिक्कत है? क्योंकि 30-35 सालों से तो पिछड़ा ही राज कर रहा है। तो ये जो सवाल है, पिछड़ा ही राज कर रहा है, इस पर प्रश्नवाचक चिन्ह वो लगाते हैं। तो जो लोग फिदा हैं, वो फिदा होने की वजह भी है। ऐसा नहीं है कि सब लोग आरएसएस और बीजेपी से ठप्पा मरवा करके ही आए हुए लोग हैं उनके साथ, लेकिन एक माइंडसेट भी तो होता है। ये माइंडसेट कि 35 साल 36 साल से पिछड़ा ही राज कर रहा है। तो बदलाव ये भी है। एक लोकेशन इस तरह का बदलाव भी देखता है कि नहीं, अब इस पर यहाँ किसी अग्रे का चेहरा हमें दिखाई देना चाहिए। ये एक आकांक्षा भी है। तो इन आकांक्षाओं की पूर्ति मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर जैसे व्यक्ति से ही संभव है बीजेपी के लिए। और आप लोकसभा चुनाव के दौरान प्रशांत किशोर को किसने कहा था इंटरव्यू देने के लिए कि बीजेपी पिछले बार से भी ज्यादा सीट लेकर के आ रही है? प्रशांत किशोर को किसने कहा था? तो ये तो बड़ा सवाल है। उस समय सवाल उठा था कि आखिरकार इंटरव्यू आप बीच चुनाव में क्यों दे रहे हैं इस तरह का? तो उनके क्रेडेंशियल पर जो सवाल है, उन तमाम सवालों ने कल बहुत बड़ा जवाब दिया है उसका। उनका जेल न जाना सवाल खड़ा करता है कि इनकी शख्सियत के पीछे कौन कौन लोग खड़े हैं, कौन कौन लोग मददगार बने हुए हैं। और उसका बखान जिसने किया, उसमें साफ साफ लग रहा था कि पूरा ब्यूरोक्रेसी, पूरा जुडिशियरी, पुलिस सिस्टम सब विद्रोह कर रहा है नीतीश कुमार के खिलाफ और इनके पीछे खड़ा हो रहा है। ऐसा चलिए, शुक्रिया हेमंत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूं कि दोस्तों, आपने प्रशांत किशोर प्रकरण पर जिस तरह की एक महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ एक गंभीर विश्लेषण जो हेमंत कुमार जी ने आपके सामने पेश किया, आपको ये हमारा एपिसोड कैसा लगा जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को आप देखिए, लोगों से कहिए कि वो देखें, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।